क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिक करंट। इसमें टॉपिक आज हमारा थर्ड क्लास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ेंगे। फोर्थ क्लास है ये। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के बारे में आपने पढ़ा कि जब चार्ज किसी कंडक्टर से मूव करेगा तो उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो बैटरी सेल इनमें चार्ज है, इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जब हम इनकी हेल्प से किसी सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वायर के अंदर घूमती है, इलेक्ट्रॉन मोशन में आते हैं, तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा तो ये हीट जनरेट करेगा। क्या करेगा? हीट। जैसे कि आप देखो, फैन को ऑन करो, काफी देर बाद आप फैन देखोगे गर्म हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से करंट पास होता है वो गर्म हो जाती है। आपका फोन गर्म हो जाता है यूज होने से, टीवी चल रहा है तो टीवी गर्म हो जाएगा। तो इसे कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हमने इस हीट को आगे चल के यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर लिया। तो यूजफुल वर्क में हमने इस हीट को कन्वर्ट किया और बाद में हमने हीटिंग प्रेस, हीटिंग आयरन, हीटिंग इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर्स, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब चीजें हमने बनानी शुरू कर दी। जब भी एनर्जी हीट की फॉर्म में खर्च हो रही है और उस हीट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इसी पूरे फिनोमिना को कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन। मान लो आई करंट फ्लो करता है, आर उस डिवाइस का रेजिस्टेंस है, वी पोटेंशियल डिफरेंस जिससे आपने बैटरी को कनेक्ट किया है, टी टाइम के लिए करंट फ्लो होता है सर्किट से और उसमें क्यू चार्ज जो है फ्लो हो जाता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा पावर का, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क का फॉर्मूला V इंटू क्यू अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी करंट है वी आई। तो पावर वर्क अपॉन में टाइम, वर्क की जगह V इंटू क्यू अपॉन में टाइम और क्यू अपॉन टी करंट है। तो ये पावर के अलग अलग फॉर्मूले आपके पास आ गए हैं। इसे इलेक्ट्रिक पावर की तरह स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो हीट है, हीट और वर्क सेम है आपके। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे। देखो मैं यहां बता रहा हूं, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर वी आई, तो वी आई को टी से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क आ जाएगा। और वर्क, हीट और एनर्जी तीनों ही सेम फॉर्मूले हैं। तो वर्क यानी हीट कितनी जनरेट हुई, वी आई टी, इतनी हीट। पोटेंशियल डिफरेंस को, करंट को, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी हीट जनरेट होगी वो आपके पास इसमें आ जाएगा। इसी चीज को आगे स्टडी करते हुए ओम्स लॉ अगर हम इस पे अप्लाई कर दे, वी की जगह आई आर रख दें, तो पी वी आई था, आई क्यू अपॉन टी, पी डब्ल्यू अपॉन में टी, डब्ल्यू पी इंटू टी। तो वर्क वी आई टी, पावर इंटू टाइम, पावर वी आई। वी आई और वी आई पावर की वैल्यू इसमें रख दे तो वर्क पी वी आई टी, और वी की जगह आई आर रख दे तो आई आर इंटू आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वर्क, और वर्क ही हीट। तो कहा कि अगर इसी में जो फॉर्मूले हमने पढ़ा, ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर यूज कर लें तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इस फॉर्मूले को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके अकॉर्डिंग ध्यान से पढ़ना, heat produced in a resistor is directly proportional to square of current। हीट करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? जब रेजिस्टेंस और टाइम आपका फिक्स हो। अगर रेजिस्टेंस और टाइम फिक्स है तो करंट को अगर डबल कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, हीट 4 टाइम्स हो जाएगी। करंट को ट्रिपल कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, हीट 9 टाइम्स हो जाएगी। कब? जब आई के अलावा आर और टी फिक्स है, यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट।
गिवन रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस फिक्स है। दूसरा कहता अगर करंट और टाइम फिक्स हो तो हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी करंट और टाइम चेंज ना करें, रेजिस्टेंस को डबल कर दे तो हीट भी डबल हो जाएगी। कहता अगर करंट और रेजिस्टेंस दोनों फिक्स कर दें तो हीट टाइम के प्रोपोर्शनल है, टाइम बढ़ाएंगे तो हीट भी बढ़ेगी। तो हीट करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के और टाइम के। तो इसी रिलेशन को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का नाम दिया हुआ है। इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। एग्जांपल 12.10 देखो, इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 140 वोल्ट। तो ये 140 वाट पावर दे दी आपको। जब मैक्सिमम हीट जनरेट हो रही है और 360 वोल्ट जब हीट जो है वो मिनिमम है, तो ये सेकंड पावर है। वोल्टेज फिक्स है 220, करंट पूछा है, वोल्टेज फिक्स है, करंट पूछा है। तो देखो आप रिलेशन मैंने यहाँ साइड में करवाया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग देखो I1 I2 R1 R2, P का फॉर्मूला VI, तो I का P अपॉन में V, P दे रखा और V दे रखा है। करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच केस, तो फर्स्ट केस में करंट I1 P1 अपॉन में V, P1 की वैल्यू 840 दे ही रखी है क्वेश्चन में और V 220 कैंसिल किया तो करंट आ गया 42 अपॉन 11 एम्पियर। इसी तरह I2 360 अपॉन में करंट अपॉन में वोल्टेज 220, तो ये 18 अपॉन 11 एम्पियर आ गया। तो दोनों केसेस में करंट आ गया। करंट रेजिस्टेंस और पूछा है दोनों केसेस में, तो V इज इक्वल टू IR R V अपॉन I, तो V 220 और करंट फर्स्ट केस का करंट 42 अपॉन 11 था, डिवाइड 42 11 मल्टीप्लाई, सोल्व करके 1210.21, ये रेजिस्टेंस आ गया फर्स्ट केस का। इसी तरह सेकंड केस का रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेकंड केस का करंट 18 अपॉन 11, तो 18 अपॉन 11 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1210 अपॉन 9। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दोबारा समझ लो, पी वी आई, तो I इज इक्वल टू P अपॉन V, ये फॉर्मूला अभी अभी ऊपर किया हमने। करंट पावर अपॉन में वोल्टेज, पावर भी और वोल्टेज भी दोनों दे रखी है, तो दोनों केसेस में पावर को वोल्टेज से डिवाइड कर दो, आपके पास दोनों केसेस का करंट आ जाएगा। अब करंट भी है आपके पास और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो V अपॉन I कर दो, तो दोनों केसेस का आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसने कहा 100 जूल ऑफ हीट, तो H हीट नीचे लिखा है मैंने, हीट 100 जूल ईच सेकंड, हर एक सेकंड में, तो टाइम दे दिया 1 सेकंड, टाइम 1 सेकंड। रेजिस्टेंस 4 ओम, तो रेजिस्टेंस लिख लो 4 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस V पूछा हुआ है, तो हीट का फॉर्मूला पता है I स्क्वायर RT, तो हीट की जगह 100 लिख दो। I तो हमें मालूम ही नहीं है, तो I स्क्वायर पाई स्क्वायर ही रख दो। R4 तो 4 रख दो, टाइम 1 तो 1 रख दो। ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, I स्क्वायर 25, तो I 5 एम्पियर, करंट आ गया 5 एम्पियर। V पूछा है, V का फॉर्मूला IR, I 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 5 into 4 20 वोल्ट आपका आंसर आ जाता है। दो क्वेश्चन है 12.10 और 12.11, दोनों को बड़ी मेहनत से ईमानदारी से समझते हुए करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस किया था, हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके, उनको प्रैक्टिकली कहाँ यूज करते हैं। बल्ब बनाने में, बल्ब का जो अंदर का फिलामेंट है उसको इस तरह के मटेरियल टंगस्टन का बनाया जाता है। टंगस्टन रेड हो जाएगा गर्म होके, और टंगस्टन की खासियत ये है कि 3380 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए मेल्ट नहीं होता, और कुछ होता तो मेल्ट हो जाता। इसमें से जब करंट जाता है तो ये हीट जनरेट करेगा, और वही हीट लाइट की फॉर्म में जनरेट होगी और बल्ब ग्लो करेगा। आजकल तो ऐसे बल्ब बहुत कम बच्चों ने देखे होंगे, अब तो सब CFL यूज कर रहे हैं। टोस्टर, इलेक्ट्रिक ऑन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक फ्यूज।
ये फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। तो इस पैराग्राफ को कंप्लीट पढ़ना, यहाँ बता रखा है क्या क्या चीजों में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं। इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है कि कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका जो वायर हम बिजली के बोर्ड में लगाते हैं वो तो गर्म नहीं होता, जबकि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो गर्म हो जाता है। तो ये जो कोड है ये गर्म नहीं हो रही है, एलिमेंट गर्म हो रहा है, ऐसा क्यों? जो कोड है वो मेटल की बनी है, ऐसे मेटल की जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से Hi²RT कोड में और एलिमेंट में सेम करंट फ्लो कर रहा है। आई सेम है, सेम टाइम के लिए कर रहा है, टी सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है। कोड का रेजिस्टेंस बहुत कम और एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए एलिमेंट गर्म हो जाएगा, कोड गर्म नहीं होगी। यहाँ पे करंट और टाइम दोनों के लिए सेम है, किसके लिए? कोड के लिए और एलिमेंट के लिए। सिर्फ रेजिस्टेंस का फर्क है, कोड मेटल है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, जबकि ये जो टंगस्टन है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इसलिए ये गर्म हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, हीट जो जनरेट होगी 96,000 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए 1 घंटे में, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, तो वो हीट आपको फाइंड आउट करनी है। तो हीट का फॉर्मूला क्या है हमारा? देखना, हीट का फॉर्मूला H=I²RT। I²RT को मैं I/IRT लिख सकता हूँ, IRV हो जाएगा तो IVT। I को मैं लिख सकता हूँ Q/T। I का फॉर्मूला चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला, T से T कट गया है तो Q/T। Q आपको दे दिया 96,000 और V आपको दे दिया 50 जूल। Q/V, T से T गायब, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 480 किलो जूल हीट जनरेट होगी है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला डेराइव करना देख लेना। अलग अलग सॉल्व करके निकालोगे तो अलग अलग भी आ जाएगा, लेकिन सबसे सिंपल वे में इसी तरह से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बताता है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, करंट 5 एम्पियर है, हीट फाइंड आउट करो 30 सेकंड में। तो देखो आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस 20, करंट 5 एम्पियर, टाइम 30 सेकंड, Hi²RT फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख दो, I² 5 × 5 और 20 और टाइम 30 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 किलो जूल आपके पास आंसर आ गया है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आपके पास इलेक्ट्रिक पावर। जैसे पावर हमने पढ़ा ना, वर्क अपॉन में टाइम, पिछले पेज पे ही पढ़ा है, इसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। वर्क ही एनर्जी है और वर्क ही हीट है। तो वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, हीट अपॉन टाइम, तीनों ही पावर के फॉर्मूले हैं। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ये पावर की डेफिनेशन है। रेट यानी किस स्पीड से एनर्जी को कंज्यूम करता है, एनर्जी को किस स्पीड से कितने जल्दी कंज्यूम करता, वही पावर है। इलेक्ट्रिक पावर P से डिनोट करते हैं, फार्मूला VI, I²R, V²/R, तीनों फार्मूले अभी हम डेराइव कर चुके हैं। VI, I की जगह V/R लिख लो तो V²/R, V की जगह IR लिख लो तो I²R। VI से ही और ओम्स लॉ के हेल्प से दोनों फॉर्मूले डेराइव हो गए। पावर की SI यूनिट वॉट है और बड़ी यूनिट किलोवाट की तरह यूज करेंगे। 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे तो वोल्टेज अगर 1 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर है तो पावर 1 वोल्ट कहलाएगी। अगर करंट 1 एम्पियर है तो पावर क्या हो जाएगी? 1 वोल्ट। कब? करंट 1 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। तो ये क्वेश्चन है, डिफाइन 1 वोल्ट पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है, वैसे तो एनर्जी की यूनिट जूल है, लेकिन हम इसको किलोवाट आवर भी यूज करते, कमर्शियल 9th में भी आपने पढ़ा था किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं और आवर में 3600 सेकंड है। इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 363 के पीछे 1 2 3 4 5 इतना जूल, और इसको लिखेंगे 3.6 और इंटू 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी है वो इतनी जूल है, और जो आपके मीटर में 1 यूनिट होती है इसी को 1 यूनिट एनर्जी कहते हैं। मीटर में, इलेक्ट्रिक मीटर में घरों में होता है ना कितना यूनिट, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली फ्री की है, तो 200 यूनिट मतलब 200 किलोवाट आवर्स। क्लियर है?
इसी के ऊपर नीचे क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन में कहा है इलेक्ट्रिक बल्ब है 220 वाट पे काम करता है, करंट 0.50 एम्पियर है, कितनी पावर वो कंज्यूम करेगा? पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, ये V दे दिया, ये I, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पावर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है 400 वाट, 400 वाट पे वो काम करता है और 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे के लिए काम करता है। एनर्जी का खर्चा बताओ 30 दिन का। अगर 3 रुपए 1 किलोवाट आवर का खर्चा है तो तुम्हारे घर का इलेक्ट्रिक बिल का मीटर बता रहे, हिसाब बता रहे हैं। तो कह रहा है किलोवाट आवर का पैसा बताया हुआ है तो किलोवाट आवर में बदल दो, वोट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते, तो 400 है, 400 को 1000 से डिवाइड कर दो, वाट का किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, पावर कितनी है 400 अपॉन में 1000, टाइम कितना है देखो, एक दिन में 8 घंटे और टोटल 30 दिन, तो 8 इंटू 30, इतने घंटे काम करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4, 8 और 3 तीनों को मल्टीप्लाई किया 96 यूनिट, यानी 96 किलोवाट आवर्स। एक 3 रुपए, एक यूनिट 3 रुपए की है तो 96 यूनिट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 288 रुपए का बिल आ गया। दिल्ली वाले लिख देंगे जीरो बिल, 200 यूनिट से कम है ना, और जैसे ही तुम जीरो लिखोगे साइंस का टीचर तुम्हें जीरो दे देगा, ये ध्यान रखना।